बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखेंगे सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियों को। इससे पहले मैंने आपको बताया था सिंधु नदी अपवाह तंत्र का एक आरंभिक परिचय और साथ ही इससे संबंधित अहम तथ्यों को। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ जो कि सिंधु अपवाह तंत्र को एक व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप प्रदान करती हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ। कहा जाता है सिंधु नदी की सहायक नदियों में 5 नदियों का विशेष तौर पर उल्लेख आता है जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्रमशः सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। कहा जाता है ये 5 नदियाँ पंचनद के नाम से जानी जाती हैं और मुख्य तौर पर इसका प्रवाह हम देखें तो पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान में अवस्थित पंजाब का हिस्सा अर्थात पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब दोनों में ये 5 नदियाँ अवस्थित हैं। कहा जाता है सिंधु की सभी प्रमुख सहायक नदियों में ये 5 सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। कल जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, वह सिंधु नदी और उसकी इन्हीं 5 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था और जिसमें मैंने बताया था कि 20% जल का उपयोग भारत और वहीं 80% जल का उपयोग पाकिस्तान को करने का एक अधिकार दिया गया सिंधु जल समझौता के तहत। कहा जाता है सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब नदियाँ पाकिस्तान से अर्थात पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। तो विशेष बात ध्यान में रखिएगा कि भारत में सिंधु नदी की कोई भी सहायक नदी सिंधु से जाकर नहीं मिलती है, बल्कि यह पाकिस्तान में पहले प्रवेश करेगी और तत्पश्चात आप देखेंगे कि यह इंटर करेगी या प्रवेश करेगी सिंधु नदी में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सहायक नदी होती क्या है। सहायक नदी की एक छोटी सी परिभाषा। कहा जाता है एक नदी जिसका उद्गम होता है, जन्म होता है और एक समय के पश्चात वह किसी झील, सागर, महासागर में नहीं गिरती है, किंतु वह एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो अपने से बड़ी किसी दूसरी नदी में मिलने वाली नदियों को ही हम सहायक नदियाँ कहते हैं। मुख्य नदी की परिभाषा आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। कहा जाता है कि सिंधु की ये सभी सहायक नदियाँ मुख्य तौर पर दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं। हमेशा गौर कीजिएगा, कोई भी मुख्य नदी होती है तो उस नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ या तो दाएं तट से मिलेंगी अथवा बायां तट से। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये 5 नदियाँ दाईं तट से मिलती हैं सिंधु नदी पर अर्थात राइट की ओर से। इन सभी के अच्छा, यहाँ एक और तथ्य, पाकिस्तान का एक स्थान है मीठन कोट। कहा जाता है पाकिस्तान का मीठन कोट नामक स्थान है जहाँ पर ये 5 नदियाँ कौन कौन सी क्रमशः सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब सिंधु नदी से मिलती हैं और मीठन कोट है पाकिस्तान में। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ अन्य सहायक नदियों का भी हम वर्णन कर लेते हैं। हमने देखा था दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। अगर हम बात करें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में तो 3 नदियों का विशेष तौर पर उल्लेख आएगा। जास्कर, जास्कर के नाम से भारत में एक पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है, जास्कर श्रेणी। दूसरी नदी है सोहन या स्यांग और तीसरी नदी है जिसे हम कहते हैं सिगार। तो इस तरीके से जास्कर, सोहन, स्यांग एवं सिगार सिंधु नदी की वे सहायक नदियां हैं जो बाईं तट से सिंधु में जाकर मिल जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ चुनिंदा सहायक नदियों के बारे में जो सिंधु अपवाह तंत्र के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान देती है।
कहा जाता है सिंधु की सभी सहायक नदियों में, जैसा कि मैंने बताया है, 5 प्रमुख नदियां हैं जो कि विशेष तौर पर सिंधु नदी के साथ चर्चा का केंद्र रही है। इनमें सबसे पहले नदी झेलम की हम बात करेंगे। झेलम नदी के बारे में कहा जाता है कि यह सिंधु की सर्वप्रमुख सहायक नदी है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक छोटा सा बर्फीला झील है जिसे हम कहते हैं बेरीनाग। बेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और इसके अंत की बात करें तो हमें श्रीनगर का या कश्मीर में अवस्थित प्रसिद्ध वुलर झील में झेलम नदी का अंत होता है, अर्थात पीर पंजाल पर्वत के बेरीनाग झील से निकलकर वुलर झील में इस नदी का अंत होता है। विशेष तथ्य ये है कि झेलम नदी के बारे में कहा जाता है कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर या सीमा रेखा है, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल इसके समानांतर प्रवाहित होने का कार्य करती है। कहा जाता है झेलम नदी चिनाव नदी की एक सहायक नदी है, अर्थात यह सीधे सिंधु में जाकर नहीं मिलती है, किंतु सिंधु में मिलने से पूर्व यह चिनाव नदी में मिलती है। अगर हम झेलम के कुल लंबाई की बात करें तो यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और एक ठीक ठाक लंबाई वाली नदियों की श्रेणी में इसका नाम आता है। झेलम नदी के संबंध में कुछ और भी तथ्य हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। कहा जाता है सन 326 ईसा पूर्व का समय, जब भारत पर विदेशी आक्रमण का आरंभ होता है यूनानियों के द्वारा। 326 ईसा पूर्व में कहा जाता है कि यूनान का सम्राट सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसका सामना हम देखते हैं आरंभिक छोटे छोटे प्रदेशों को जीतकर। बिल्कुल झेलम नदी के तट पर एक राज्य छोटा सा था जिसे हम कहते हैं पुरु राज्य। इस पुरु राज्य के जो राजा थे पोरस, इससे सिकंदर का भीषण युद्ध होता है और यह युद्ध इसी झेलम नदी के तट पर होता है। झेलम नदी जिसका प्राचीन नाम जो कि इतिहास में चर्चित रहा है, जिसे हम विस्तता के नाम से जानते हैं। विस्तता के अलावा इसे एक और नाम दिया जाता है जो यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इसे कहा जाता है हाइडेस्पीच। आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने हाइडेस्पीच के युद्ध का नाम सुना होगा, जिसे झेलम का युद्ध या विस्तता के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाव के बारे में। कहा जाता है सिंधु नदी की सभी नदियों में सबसे विशालतम या सबसे बड़ी नदी सहायक नदी चिनाव है, अर्थात कहीं ना कहीं जल राशि के मामले में या कुल जल के बहाव के संदर्भ में हम देखते हैं चिनाव नदी अन्य सहायक नदियों की अपेक्षा बड़ी मानी जाती है। चिनाव नदी के उद्गम की हम बात करें तो कहा जाता है कि यह 2 नदियों के तौर पर इनका उद्गम होता है, एक चंद्रा और दूसरा भागा। हिमाचल प्रदेश से चंद्रा और भागा नदी के रूप में इसका उद्गम होता है और कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद ये एक में मिल जाते हैं और यहाँ से इनका नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा नाम से आगे लगातार प्रवाहित होते हुए यह एक समय के बाद इसका नाम परिवर्तित होकर चिनाव कहलाता है, अर्थात यह चिनाव नदी बन जाती है। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो कहा जाता है कि 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और एक ठीक ठाक लंबाई वाली नदी मानी जाती है ये। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सहायक नदी, जिसे रावी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी चर्चित है अपने इतिहास और ऐतिहासिक महत्व को लेकर। भारत में यदि हम मानव सभ्यता की बात करें तो कहा जाता है कि भारत में प्रथम मानव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर हड़प्पा, जो कि इसी रावी नदी के तट पर पूर्वी पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में अवस्थित था।
अगर इसके उद्गम की बात करें, रावी नदी का जन्म कहाँ से हुआ था, इस संबंध में मत है कि कांगड़ा, उत्तराखंड का कांगड़ा जिला, यहाँ का एक दर्रा है गैप, रोहतांग दर्रा। कहा जाता है रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है रावी नदी का, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए यह उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। कहा जाता है उत्तराखंड में प्रवाहित होते होते इसकी नदी घाटियों को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। और यहाँ से प्रतिवर्ष देश विदेश से सैलानी मनोरंजन और पर्यटन घूमने फिरने के दृष्टिकोण से आया करते हैं। बात करें रावी नदी के सहायक नदी की, तो कहा जाता है कि व्यास और सतलज की सहायक नदी रावी नदी मानी जाती है। इसके कुल लंबाई की हम बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, अर्थात एक ठीक ठाक लंबाई वाली नदी। कहा जाता है चिनाव नदी के साथ इसका मिलन हो जाता है और यहाँ पर एक संगम का निर्माण होता है चिनाव नदी के साथ। और जैसा कि मैंने बताया है कि व्यास एवं सतलज की सहायक नदी के तौर पर जाना जाता है, तो इन 5 बिंदुओं को आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली सहायक नदी की ओर। तो सिंधु नदी की सर्वाधिक चर्चित नदियों में जिस नदी का उल्लेख होता है उसे हम कहते हैं सतलज नदी। सतलज नदी जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित होती है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो मानसरोवर नाम के बड़े ही प्रसिद्ध झील के निकट एक दूसरी झील है राकसताल, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और आगे बढ़ते हुए यह बिल्कुल सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के नज़दीक भारत में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह एक पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है। पूर्ववर्ती नदी अर्थात एक ऐसी नदी जो कि अपने पुराने मार्ग पर प्रवाहित होती है और इसके सामने यदि कोई पर्वत या कोई भी वस्तु अवरोधक के रूप में आए तो यह अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती, किंतु ये सीधे इन्हें काटते हुए आगे बढ़ती हैं। और इस दौरान यह गहरे और बहुत गहरे गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। और कैनियन या गार्ज अर्थात बहुत ही गहरी और तंग घाटियों के माध्यम से यह प्रवाहित होती है। तो कहा जाता है कि एक ऐसी नदी जो अपने पुराने मार्ग पर निरंतर प्रवाहित होती है और उसके सामने कोई अवरोधक आ जाए तो वह अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती, किंतु वह उसे काट कर अपने पुराने मार्ग को यथावत बनाकर रखती है और आगे बढ़ती है। तो ऐसी नदी को हम पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। इसके सहायक नदियों की बात करें तो व्यास और स्पीति नदी का विशेष तौर पर उल्लेख होता है। इसके कुल लंबाई की हम बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, और जिसमें से भारत में 1050 किलोमीटर क्षेत्र में सतलज नदी प्रवाहित होती है। सतलज के संबंध में एक विशेष तथ्य है, भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में संचालित है। कहा जाता है यह इसी नदी पर बनाया गया है और भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत ही भाखड़ा बांध, जो कि एक लंबे समय तक विश्व का सबसे ऊंचा बांध था और आज भी भारत के सबसे ऊंचे बांधों में इसकी गणना होती है। हालांकि अब टिहरी का स्थान प्रथम है, किंतु इसके बावजूद कहा जाता है कि यह आज भी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो इस तरीके से सिंधु की ये सभी सहायक नदियाँ और इनका वर्णन पूरा होता है। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको मैंने प्रयास किया है सारे तथ्यों को बहुत बारीकी से बताने का। अंततः कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलिए हम फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।